राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहले इसमें यह देखा जाए कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों पर प्रकाश डालें। या दूसरा मॉडल, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पर दो विचारधारा गांधीवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव कहां तक पड़ा है, समझा वे। तीसरा मॉडल में भारत को एक आदर्श राज्य की स्थापना कैसे संभव है, कैसे किया जा सकता है, समझा वे। या अगला पॉइंट का एक मूल भाव से काट के देता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व परिवार की नजर से देखता है, जिसका उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करना है। गीता का यह संदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु हमारे ही परिजन हैं, क्योंकि सबका निर्माण मैंने ही किया। उसी प्रकार से भारत उसी नीति पर चले जिस नीति के तहत यह विश्व कल्याण, विश्व मंगलमय कैसा हो, ये डीपीएसपी के द्वारा निर्धारित होता है। तो पहले इस मानसिकता की परिवर्तन में लाइए। सिविल सर्विसेज के छात्रों को यह हमेशा समझना होता है कि हम किसी भी बिंदुओं को कैसे कनेक्टेड करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़कर उसका समायोजन करते हैं। तो समायोजन करने की विधि और प्रक्रिया को आपको समझना होता है। तो थोड़ा दिमाग का विस्तार करें। अब इस मॉडल की जो भी क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चंस को हर एक मॉडल में क्वेश्चन को लिखने की शैली बदलेगी। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक ये बात क्लियर नहीं होगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया कि डीपीएसपी के भीतर जितने भी भारतीय संविधान के प्रोविजन है 36 से 51 तक, 36 से 51 तक के सभी प्रोविजन को समझिए, उसको पहले याद कर लीजिए क्या कहता है, और कहने के बाद ये निर्देशक तत्व की परिभाषा को जानिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का आशय होता है जिन तत्वों के द्वारा राज्य सरकार निर्देशित करते हुए शासन व्यवस्था स्थापित करती है, जिसका उद्देश्य आर्थिक समाजवाद की स्थापना करना है। हो गया, राज्य सरकार निर्देशित करेगी, इसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो। इसीलिए डीपीएसपी को कौन क्रियान्वयन करता है, तो राज्य सरकार। कौन क्रियान्वयन नहीं करता है, तो न्यायालय इसे क्रियान्वित नहीं कर सकता है। पीटी से मेंस इस तरीका से पढ़ने से, एक ही चीज से पढ़ने से पूरा क्लियर हो जाता है, बशर्ते कि आपके भीतर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए डीपीएसपी का क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है। आइडियल स्टेट, जिसको गांधी ने रामराज्य कहा था, और रामराज्य का स्थान गांधी ने लास्ट में आदर्श समाज का रूप दे दिया। कार्ल मार्क्स अंतिम रूप से साम्यवाद की स्थापना पर बल देता है। साम्यवाद में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, कोई भेदभाव का आधार नहीं रहेगा। एक समान वर्ग का व्यवस्था होगा। एक वर्ग होगा जो श्रमजीवी वर्ग कहलाएगा, और एक जाति होगा जो मानव जाति कहलाएगा। यही बात तो रामराज में होता है। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद में एक चीज का अंतर है, वह है हिंसा और अहिंसा का। गांधीवाद जो है वह अहिंसा पर बल देता है, और मार्क्सवाद किस पर बल देता है? मार्क्सवाद हिंसा पर बल देता है। इनका भी, गांधी जी का उद्देश्य भी रामराज बनाना है और मार्क्सवाद का उद्देश्य भी साम्यवाद बनाना है। तो रामराज और साम्यवाद दोनों में साम्यता है, दोनों एक धारा में जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गांधीवाद माइनस अहिंसा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद माइनस हिंसा क्या बन जाएगा? गांधीवाद। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला का आधार पर इसको ज्ञात करते रहिए। अब दो अंतरराष्ट्रीय विचारधारा इस भाग पर पड़ा है। यही एक भाग है जिस पर दो अंतरराष्ट्रीय विचारधारा का प्रभाव आया है। भाग 4 से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 51 है। यह आर्थिक लोकतंत्र पर बल देता है, राज्य द्वारा संचालित होता है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।
गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव है, यही आदर्श राज्य की बात पर बल दी गई। इसके भीतर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है आर्थिक नीति, सामाजिकता शिक्षा संबंधी, शासन संबंधी, स्मारकता ऐतिहासिक महत्व, विदेश नीति, और फिर गांधीवाद की विचारधारा से जोड़ते हुए अन्य जो धाराएं हैं, इसका जो प्रभाव किस किस अनुच्छेद पर पड़ा है उसका मैंने यहाँ चित्रण दे दिया कि एक मॉडल ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सच कॉलम है, ऐसा मॉडल जोड़कर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब आने वाली संभावनाएं जो है, आने वाला जो समय बदल रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति आयोग कर रही है, तब अगला मॉडल इससे भी जुड़ेगा, जो आपको पहले हम लास्ट में तब इसको समझाएंगे इस मॉडल को। अब यहां समझिए, आर्थिक नीति, जिस नीति के द्वारा, जिस नीति में आर्थिक व्यवस्था से ही वो परिवर्तन हो सकता है। संविधान को संच्छेद को मैंने एक जगह करेक्ट किया, जो 36 से 51 के बीच का विषय वस्तु है। इसमें आर्टिकल 39, 41, 42, 43, 46, 48। अब बहुत सारे छात्र करते क्या है, वो आर्टिकल सीधा लिख देते हैं तो नंबर नहीं आएगी। उसकी मूल थीम को उठाइए, राज्य जो निर्देशित किया है, जो योजना बनाए, उस योजना से कनेक्टेड कर दीजिए, हो जाएगा, वो एलिमेंट पूरा हो जाएगा। वो तत्व की चर्चा करना है। जैसे अब इसको समझिए, आर्टिकल 39, राज्य भौतिक कल्याण, राज्य भौतिक संसाधनों की अभिवृद्धि करती है, उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि करती है, जो संसाधन नहीं है उसको लाती है, जो नहीं है उसमें क्या करेगा, जो नहीं है उसको लाएगी, जो है उसमें और ग्रोथ करेगा, ताकि उसकी विकास दर, राज्य की विकास दर बेहतर हो सके। 41 कहता है कि राज्य न्याय संगत कार्य, बेकारी, बुढ़ापा, शक्तिहीनता, लोक सहायता की अवस्था में राज्य सहायता प्रदान करती है, राज्य बेकारी दूर करेगा। अब लोकल को वोकल करने की काम वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार भी कर रही है, जिसमें स्टार्टअप योजना पर बल दी जा रही है, मेक इन इंडिया पर बल दिया जा रहा है। भारत में आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, तो इसी विधि से संभव हो सकता है। तो यह व्यवस्था से हम बेकारी को दूर करेंगे, पर कैपिटा इनकम हमारा वृद्धि होगा, जीडीपी में वृद्धि होगा। तो 41 आर्टिकल एक ऐसी चुनौतीपूर्ण व्यवस्था है। एक तो डीपीएसपी के भीतर में जितना भी विषय वस्तु है चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौतीपूर्ण को यदि भारत सरकार सही ढंग से स्वीकार कर ले और अवसर के रूप में इसको प्राप्त कर ले, तो भारत आज जिस तरीका से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं से अब चौथी की ओर, चौथी से धीरे धीरे तीसरी की ओर हम बढ़ेंगे, ये आसानी से संभव है। जब हर 2 व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा तो यहां पर लोकतंत्र की बाधक तत्व उपस्थित होगा। इसको इस चुनौती की नजर से देखिए, तो लिखेंगे कैसे। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करती है, सरकार द्वारा उद्योग व्यवस्था पर बल दी जाती है ताकि उसकी उत्पादन हो सके। उत्पादन होने से क्या होगा कि हमारी आयात निर्यात नीति में भी संतुलन रहेगा। हम जब विदेश किसी वस्तु को भेजेंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम आएगा, बढ़ेगा ही नहीं, बशर्ते विदेशी मुद्रा आएगी। और विदेशी मुद्रा का भंडारण हो जाने से भारत आत्मनिर्भर देश की ओर बढ़ता चला जाएगा। कैसे उसको आदर्श बनाया, एक बेकारी जो कभी हमारे पास अभिशाप बनकर रह जाता था, कि मानव संसाधन एक वरदान के रूप में साबित कर दिया जाए, एक चुनौती के रूप में शामिल कर दिया जाए। सरकार ऐसी योजना को जान करे तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार की योजना को आप इसमें समाहित कर दीजिए। निर्देशित ऐसा हो रहा है, राज्य ऐसे डायरेक्शन दे रहा है जिसको इंप्लीमेंट कर रही है। बेकारी, बुढ़ापा, अब वृद्ध कोई व्यक्ति हो गया, काम करते करते अब धीरे धीरे आयु बढ़ गई, वृद्धि हो गया, तो वृद्ध हो गया तो वृद्धावस्था पेंशन योजना सरकार द्वारा दी जा रही है, 400 रुपए प्रति माह सबको दे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया, ताकि समाज के भीतर में ओल्ड इज गोल्ड कहलाने वाले वृद्ध को सम्मान देना, नवयुवकों को जब वो अपने वृद्ध के बीच में रहने का मौका मिलेगा तो अपने ज्ञान का जो उम्र का जो अनुभव है, वो अनुभव से नवयुवक को तराशा जाएगा, तो एक व्यवस्था में भी संतुलन कायम होगा, तो शक्ति के बीच में भी संतुलन कायम। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। अब इस युवा में भी बिहार में सबसे ज्यादा युवा है, तो यहां पर संसाधनों की वृद्धि किया जा सकता है। इन राज्यों के संसाधनों के बल पर आत्मनिर्भर राज्य घोषित किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, निर्देशन से होगा, राज्य सरकार निर्देशन करेगी, जो राज्य आदर्श व्यवस्था की ओर उन्मुख होगा। तो हर एलिमेंट क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसको प्रूफ करने का कार्य करिए, ये एलिमेंट इस उद्देश्य से आता है।
फिर आर्टिकल 42 कहता है, मैं आर्टिकल के साथ दिखा रहा हूं आपको, लेकिन आप लोग मेजर आर्टिकल को कहीं कहीं जिक्र कर सकते हो। राज्य जो है प्रसूति सहायता मदद करती है। प्रसव पीड़ा में बहुत सारी माताएं जच्चा बच्चा की मृत्यु हो जाती थी। यह मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण भारत आबादी बढ़ने का कारण बना, तो भारत के स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या में वृद्धि हो। जब कोई महिलाएं गर्भवती होती है तो उसी समय से उसकी संरक्षण दिया जाए, उसको आर्थिक सहायता सरकार द्वारा भी दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र की संख्या बढ़ाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे स्वस्थ जन्म ले सकें। इस प्रकार से यह प्रसूति सहायता में अब इस प्रकार के संरक्षण है कि बच्चों में होने वाले रोग कौन कौन है जिसको हम बचा नहीं पाते थे। जैसे टिटनेस का रोग होता था तो आदमी बच नहीं पाता था, तो राज्य सरकार द्वारा बच्चे में होने वाले जो रोग हैं जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस, मीजल्स, रिकेट्स, ये ऐसे रोग से ग्रसित बच्चा हो जाता था जिसको बचा नहीं पाते थे। इसे चुनौती के रूप में लिया। आज पोलियो मुक्त भारत हो चुका है और WHO ने घोषणा किया है कि भारत पोलियो मुक्त देश हो चुका है। तो इच्छा शक्ति के द्वारा ये संभव हो सकता है। तो आज ही व्यवस्था पर हम अपने आप को एक आदर्श व्यवस्था स्थापित किया, क्योंकि एक स्वस्थ मानव ही, एक स्वस्थ नागरिक ही देश की भार को ढो सकता है। फिर 43 कहता है कि लघु और कुटीर उद्योग पर हमने बल दिया। लघु और कुटीर उद्योग से राज्य सरकार यदि संरक्षण करती है, इस समय सरकार द्वारा लोन भी दे जा रहे हैं। जैसे आपने हॉल्स्टाइन फ्रिजियन जो गाय है, उस गाय को एक व्यवस्था में लाने के लिए, दूध उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार उसको सब्सिडी दे रही है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे उद्योग के लिए सब्सिडी दे रही है। तो एक ऐसे क्षेत्र का विकास, एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ था, एक मुकम्मल व्यवस्था कैसे हम दे सकते हैं ताकि वो आदर्श राज्य बन जाए। तो सरकार को भी ऐसी योजनाएं, ऐसे लोन देना होगा। सरकार इसे जीविका दीदी चलाए। ये कार्यक्रम उदाहरण में आप दे सकते हैं, उदाहरण का आधार बना दीजिए। 46 के भीतर में कहता है कि जो बच्चे हैं उसकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। तो निःशुल्क तो 45 में दे रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति बच्चे को आर्थिक संरक्षण प्रदान की जाएगी तो वो शिक्षा को सही ढंग से प्राप्त कर सकता है। इस दिशा में सरकार द्वारा क्या हो रहा है, महिला को आगे बढ़ने के लिए आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तक एक सम्मान राशि, प्रोत्साहन राशि दे दी जाती है। बीपीएससी पीटी करने पर 50,000 दी जाती है। यूपीएससी पीटी पास करने पर 1 लाख रुपए दी जाती है। तो ये क्या है, एक संरक्षण दिया जा रहा है ताकि पैसे नहीं है, कोई भी तबके की महिला आसानी से उसको पढ़ सके। इस सशक्तिकरण का दौर भी आ गया। 48 कहता है कृषि और पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से गठित किया जाए, क्योंकि कृषि पर हमारी आत्मनिर्भरता प्राप्त हो चुकी है और बड़ी चुनौती थी। कृषि में हम पुराने तरीके से खेती करते थे, जिसमें से अब हम वैज्ञानिक तरीका से खेती कर रहे हैं। हल बैल का स्थान पर ट्रैक्टर स्थान ले लिया, जल्दी से हम खेती कर सकते हैं क्योंकि मशीन इसका स्थान ले चुका है। अब उसकी बात, यदि उत्तम किस्म का धान है तो धान में जया, पद्मा जैसे धान विकसित किस्म के आ चुके हैं और बहुत सारे एग्रीकल्चर संस्थान वैज्ञानिकों की प्रयास से और भी उम्दा ये धान आ चुके हैं। गेहूं में सोनालिका, हीरा, मोती ये ऐसे उत्तम बीज आ चुके हैं जिसका उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है और उस समय में जो आने वाली जो हवाएं होती है, पछुआ हवाएं, उसका आसानी से सामना करने में सक्षम होता है। जब पेड़ छोटा होता है और उस वर्ष में दाना बन जाता है तो नीचे में पानी लगने से गिर जाता था। अब वो बड़ा प्लांट होता था, उत्पादन पर इसका असर पड़ता था और उसको छोटे प्लांट, बौने प्लांट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब मेंडल थ्योरी के आधार पर उच्च किस्म और निम्न किस्म के बीजों को संक्रमित करके एक नया चीज का निर्माण कर दिया गया। मक्का को उत्पादन करते हैं तो मक्का में उत्तम बीज में संकर, गंगा 101 ये हमारे विकसित है। तो इस प्रकार से मक्का का उत्पादन भी बेहतर तरीका से होता है। अब मक्का को पैकेटिंग सिस्टम में कर दिया जाए, क्योंकि समय बदल रहा है। पैकेटिंग सिस्टम से जो हम ज्यादा मात्रा में हम इनकम कमा सकते हैं तो वह ऐसा उद्योग की स्थापना किया जाए। जैसे बिहार के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्धि जाने जाते हैं, तो वहां पर हम मक्का के संदर्भ में ऐसे ऐसे पैकेटिंग सिस्टम का व्यवस्था करके किसानों की आय को, आमदनी को वृद्धि कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी बार बार कह रहे हैं किसानों की आय में वृद्धि करना है। ऐसे आय में वृद्धि होगी
तो इस प्रकार का आधुनिकीकरण का रूप देकर उसको उधर निवेश करने के बाद ही संभव हो सकता है। फिर कृषि के साथ साथ पर्यावरण की संरक्षण हो, गोवंश की संरक्षण हो। तो गाय की जो पुरानी किस्म की गाय थी, अब उसका नए किस्म का प्रजाति का हमें गाय चाहिए, जैसे हॉस्टन फ्रिजियन, करन साहिवाल, जर्सी, ये उच्चतम किस्म का है और इसका दूध स्राव भी बेटर होता है। भैंस में मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, मरवड़ी चाहिए। बकरी में यमुनापरी। ये ऐसे ऐसे उच्चतम नस्ल के पशु हैं जो हमारे पास यदि आता है तो निश्चित है कि क्षमता में हमारी वृद्धि भी होती है और हमारी व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जो एक आदर्श व्यवस्था की ओर स्थापित होगी। सामाजिकता शिक्षा संबंधी तत्व में 38 कहता है कि राज्य एक आर्थिक समाजवाद की स्थापना करेगा। इस समाज के भीतर में कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतना कष्ट में नहीं होगा कि उसकी क्रय शक्ति की क्षमता में कमी रहे या संसाधन को उपलब्ध कराना है। प्राकृतिक संसाधन में वृद्धि होगा और उस संसाधनों के साथ साथ जो नवीन संसाधन है उसको भी आगे ग्रोथ करने का अवसर मिल सकता है। 45 जिसमें से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है वह करने की बात है, ताकि वह उसको अभी आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सरकार बनाई है उसमें आंगनबाड़ी को भी जोड़ दिया है। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे वहां जाएंगे, उसके बाद 6 वर्ष से फिर वह पाठशाला में भर्ती होंगे। उस व्यवस्था को जोड़ा गया कि निःशुल्क व्यवस्था हो ताकि हर बच्चे पढ़ सके। 47 में राज्य पोषाहार स्तर को ऊंचा करती है ताकि राज्य में ऐसा कुछ व्यवस्था ना हो जिससे कि राज्य के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो। इसके लिए हर संभव प्रयास करे कि राज्य पोषाहार स्तर को ऊंचा करे। यदि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले नशीली पदार्थ का सेवन यदि मानव समाज ज्यादा करने लगेगा, राज्य के नागरिक करने लगेंगे, प्रतिबंध लगा सकता है। भारत के कुछ राज्य इस पर प्रतिबंध लगाने की फैसला भी किया, जिसमें गुजरात, बिहार, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये महात्मा गांधी की विचारधारा का प्रभाव था। महात्मा गांधी कहा करते थे कि शराब हमारे देश और समाज को कमजोर कर रहा है। भारतीय क्लाइमेट में शराब पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। यदि हम भारत का एक दिन के लिए बादशाह बन जाता हूं तो मैं यह काम कर सकता हूं। यह कुछ राज्य ऐसे कानून को बनाया है जो कानून चल रही है। अब प्रयास करना है कि सरकार प्रयास करेगी। जैसे बिहार में जो प्रयास है उसके कुछ ऐसे बिहार की ज्योग्राफी है जो यहाँ बहुत चुनौती है। जैसे नेपाल से हम जुड़े हैं, झारखंड से जुड़े हैं, उधर पश्चिम बंगाल है, उधर उत्तर प्रदेश है। इन सारे राज्यों में तो पाबंदी नहीं है। बिहार की तीसरी सरकार नीतीश कुमार की सरकार है जो शराबबंदी पर कानून बनाया। पहले श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने कानून बनाया, फिर बाद में हटाना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार है, प्रतिबंध लगा गया शराब पर, फिर इसे हटाना पड़ा। तीसरी सरकार है नीतीश कुमार जी का सरकार, जो ये तो प्रतिबंध लगा करके इन्हें बहुत बड़े बड़े कानून को बनाया और इसको गंभीरता पूर्वक लिया भी। लेकिन कहीं न कहीं ये ज्योग्राफी इस व्यवस्था पर ये सवाल खड़ा करता जा रहा है। अब विशेष बात, आप इस बात को समझ रहे होंगे। शासन संबंधी तत्व में ये शासन व्यवस्था से जुड़ा है कि शासन को भी आदर्श व्यवस्था स्थापित करने में आम जनता की सहभागिता कैसे हो सकती है। गांधी जी की विचारधारा था आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की गठन हो ताकि स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था मौजूद हो सके। जैसे गांव के हर व्यक्ति यदि अपने आप से शासित होने लगे तो शायद नैतिकता का विकास अधिक मात्रा में होगा और तो हमारा भारत एक आदर्श राज्य का स्थापना आसानी से संभव हो सकता है। तो गांधी का स्वप्न था ग्राम पंचायत गठन। भारत सरकार ने संवैधानिक संस्था का रूप दे दिया। 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायत को अब भारतीय संविधान का हिस्सा बनाते हुए आर्टिकल 243 भाग 9 में 16 उपखंडों में व्यवस्था करते हुए इसे 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आज भारत में ग्राम पंचायत बहुत ही सक्रियता पूर्वक चल रही है। तो ग्राम पंचायत व्यवस्था इस रूप में हुआ। 44 कहता है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी तक ये देश में आर्टिकल लागू नहीं हुआ है। इसके अधीन विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे विषय वस्तु हैं। समाज के भीतर एक ऐसी धारणा बनाई गई है कि जो हमारी समाज की विशेषताएं हैं उसको संग्रहित करके एक समान कानून बना दिया जाए। लेकिन देश में एक सामाजिक कानून इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि शासन चलाने के लिए ये मुझे कठिनाई हो रही है। जैसे विवाह और तलाक तो अलग अलग समाज में अलग अलग रीति से हो रही है, तरीके से हो रहे हैं,
लेकिन उसके भीतर जो उत्तराधिकार है इस पर प्रायः सभी कम्युनिटी का विवाद रहा है। तो आपस से मिलकर के इसके समाधान किया जाए। जैसे उत्तराखंड की सरकार हाल में लागू किया है, गोवा में पुर्तगाली व्यवस्था तो पहले लागू हो चुकी है, गुजरात दूसरा राज्य है जो इस पर पहल कर रही है उत्तराखंड के बाद, लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब फिर से राज्य की विधानमंडल में रखा जाएगा तो उसके बाद वो फैसला ले जाएगी। आर्टिकल 50 सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कही जाती है। तो भारत में 2 अंग के बीच शक्ति पृथक्करण है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। हालांकि शक्ति पृथक्करण का जन्मदाता मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में तकरार हो, विवाद हो, हस्तक्षेप हो तो न्याय व्यवस्था इससे प्रभावित होगा, इसलिए दोनों को इससे अलग रखा गया है। स्मारक तथा ऐतिहासिक महत्व संबंधित तत्व में एक्ट 49 यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोषित स्मारक स्थान वस्तु की संरक्षण तथा संवर्धन करने की प्रयास रक्षा करने की प्रयास राज्य सरकार करती है। जैसे कोई भी ऐतिहासिक रूप से हमारा कोई स्थान है या स्मारक है, वह हमारी संस्कृति है, वह समय इतिहास की राजनीति थी, वह इतिहास की एक संदेश देती है, जहाँ इतिहास को हम संदेश के रूप में वर्तमान को लाने का कार्य करते हैं, सुधारने काम करते हैं, बेहतर भविष्य कल्पना करते हैं। तो वह ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आगरे की ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, इलाहाबाद की लाल किला, बोधगया का आपका विष्णुपाद मंदिर, बिहार का ही प्रसिद्ध खंडहर नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो ये जो एक अस्तित्व देता है कि उस समय की हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी शिक्षा नीति क्या थी, हमारी तकनीकी व्यवस्था क्या थी, स्थापत्य की क्या व्यवस्थाएं थी, तो कि वर्तमान से उसको हम जोड़ करके, कनेक्टेड करके, व्यवस्था को जोड़ करके एक आदर्श व्यवस्था की ओर जा सकते हैं। तो यह 49 के भीतर ये व्यवस्था है। और फॉरेन अफेयर्स हमारा जो है वह 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोषित स्थान वस्तु के संरक्षण के बाद अब कहता है विदेश नीति में कि पड़ोसी देश अन्य देशों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखें, इसे सुरक्षित करने का कार्य करें। उसके बाद कहता है कोई संधि या समझौता करते हैं तो मध्यस्थ नीति से उसका सामना करें, आगे से इसका उल्लंघन ना करें। विश्व व्यवस्था के रूप में एक विश्व एक परिवार हो, जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत की कथन को चरितार्थ किया जा सके। यह डीपीएसपी के भीतर यह बात आ गया। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। सत्ता का केंद्रीकरण या आर्थिक केंद्रीकरण यदि हो जाती है तो वहां पर डीपीएसपी निर्देशित नहीं हो पाएगी। डीपीएसपी उस सिद्धांतों को निर्देशित करती है जो सभी के साथ आर्थिक समाजवाद, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किया जा सके और सभी को अपनी आवश्यक योग्य जो वस्तुएं हैं वह प्राप्ति हो सके। इन बातों के बाद जो हम कह रहे थे कि यह जो आपका गांधीवादी ये जो तत्व है, इस तत्व को हम टोटल 3 भाग में क्लासिफाइड करके बांट लेते हैं। सामाजिक तत्व, गांधीवादी तत्व और उदारवादी तत्व। सिद्धांत में गांधीवाद ये उदारवादी तत्व के दायरे में ही आती है, लेकिन इस भाग पर सबसे अधिक गांधीवाद का प्रभाव पड़ा है। इसमें कहता है कि सामाजिक तत्व में आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 47 यह सामाजिक तत्व है। समाज निर्माण में, सामाजिक व्यवस्था का पुनरुद्धार करने में, उसके विकास की रणनीति बनाने में यह सारे तत्व समाहित है, जो कि मैंने पीछे चर्चा किया है। इस तत्वों कैसे उसकी व्याख्या होगी, समाज से जुड़ा हुआ है। गांधीवादी तत्व में आर्टिकल 40, 43, 46 की चर्चा आई है। उदारवादी तत्व में 44, 45, 48, 49, 50, 51। ये उदारवादी तत्व का निर्माण तब होगा जब लिबरल विचारधारा के रूप में सरकार ऐसी मंशा को ज्ञात करेगी, निर्देशित करेगी, उदारवादी रूप में आ सकता है। उदारवादी गुण एक सार्वभौमिक रूप ले सकता है। राज्य के शासन में ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित होगी तो वसुधैव कुटुंबकम का स्थापना भी संभव हो सकता है। फिर क्वेश्चन दिशा निर्देशित जैसे करता है, कुछ लॉजिकल व्यवस्था से भी क्वेश्चन का आधार बन सकता है। जैसे अभी आप देखिए कि सरकार ने मातृत्व हित लाभ अधिनियम 2017, जहां अभी 26 सप्ताह ये दिए जा रहे हैं मातृ अवकाश के रूप में, अब ये 2 बच्चे तक लागू होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट भी इस पर दिया है। तो यह व्यवस्था महिलाओं के साथ है, चूंकि महिला भी एक निर्माण करनी व्यवस्था से, निर्माण से व्यवस्था जुड़ा हुआ है। उसके पति को 15 दिन की छुट्टी दी जाती है कि जच्चा बच्चा की सेवा के लिए एक आदर्श व्यवस्था हो।
कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो जो आदर्श को प्रभावित करे या उसको ऐसा रेखांकित करे जिससे इंटॉचमेंट दायरे में आ जाए। यह व्यवस्था हमें नहीं करना है। यह चीज को लाना प्रेमतावश, जैसे महाभारत या गीता, भगवान श्री कृष्ण की जो भी संदेश है वो प्रेम और भक्ति मार्ग को जोड़ता है। मुझे राज से मोहब्बत या प्रेम तभी स्थापित होता है जब इस समाज को, इस राज की व्यवस्था से हमारी संबंध आदर्श रूप में नहीं हो पाएगी, तब तक वसुधैव कुटुंब की ओर हम नहीं जा सकते हैं। ऐसी प्रेमता की अंचल व्यवस्था की गई है। इसलिए संविधान सभा में नंदलाल बोस जी को जब बुलाया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा, तो उन्होंने इस भाग पर यानी डीपीएसपी के ऊपर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश कुरुक्षेत्र में दे रहे हैं, उसी का यह संदेश का फिगर बनाया गया है, ताकि एक आदर्श व्यवस्था के साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की रहे जो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को निर्धारण कर सके। विदेश नीति में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी काम कर रहे हैं, इनका एक इच्छा है कि दक्षिण एशिया के भीतर हमारी विदेश नीति में बुद्धिस्ट पॉलिसी आवे। मध्यस्थ व्यवस्था बुद्ध नीति था। बुद्ध ने कहा था मध्यम प्रतिपदा तथागत बुद्ध मार्ग बुद्ध शरणं गच्छामि। ये विदेश नीति में यह प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन एक ऐसा व्यवस्था हमारे देश के सामने में खड़ा हो जाता है कि यह नीति थोड़ी कमजोर दिखती है।